और जहाँ तक मेरा मामला है कि मैं जनता के बीच में कौन से मुद्दे लेकर के जाऊँगा, तो मैं तो जैसे जैसे नगर निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जो प्रत्याशी हैं जनता के बीच जाकर अपने आप को जनता का हितैषी बता रहे हैं। इसी को लेकर हमारे साथ में हैदरगढ़ के एक बहुत ही मजबूत प्रत्याशी हैं, समाज सेवी हैं और पत्रकार भी हैं, जिन्हें राजू भैया के नाम से जाना जाता है। वो हमसे अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं। हम राजू भैया से बात करते हैं और राजू भैया से हम जानते हैं कि आखिर ये जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे और जनता आपको क्यों वोट देगी। मैं कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया सबसे पहले तो आपके चैनल का स्वागत करता हूँ। और जहाँ तक मेरा मामला है कि मैं जनता के बीच में कौन से मुद्दे लेकर के जाऊँगा, तो मैं तो समाज सेवा का एक समाज सेवा को ऐसा मैं अपना धर्म मानता हूँ कि मैंने बिना किसी पद पे रहे हुए तमाम ऐसे काम किए हैं जो हैदराबाद की जनता के सामने हैं। जनता के बारे में तमाम उनकी बातों को उठाना। अभी हाल ही में जैसे जीएसटी के छापे पड़ रहे थे व्यापार, एक अफरा तफरी का माहौल था। बस ये होता था जीएसटी की टीम छापा मारने वाली आ गई। बस लोग बेचारे दुकानदार अपना जो है दुकान खोलते थे, बंद करके भागते थे। और उसके बाद में मुझे ये लगा कि ये तो अच्छी बात नहीं है। फिर मैंने इसके लिए जो है सीधे अपना बयान जारी किया। बयान जारी करने के बाद में जब अखबारों में मेरा बयान पहुंचा, मेरा प्रेस नोट पहुंचा, तो मेरे एक पत्रकार साथी ने कहा कि क्या मामला है, कोई व्यापारी नेता बोल नहीं रहा है, क्या जेल जाना है? तो मैंने बोला कि हाँ, मैं बहुत दिन से जेल नहीं गया हूँ, समाज सेवा में कई बार जेल में जा चुका। तो अगर व्यापारियों के लिए मुझे जेल जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। और उसके बाद में मैंने जीएसटी पे बोला था और मैंने ये कहा था कि मुख्यमंत्री जी कम से कम 6 महीने 7 महीने तक का जो एक अभियान चलाया जाए, जागरूकता अभियान चलाया जाए, इससे कम से कम एक आम व्यापारी जो है, जो छोटा व्यापारी है, कम से कम वो जाने तो कि जीएसटी का मतलब क्या है। अब वो जीएसटी जानता कुछ नहीं है। तो तत्काल लोग आए, छापा मारा, बस ये हो गया, वो हो गया, तुमको ये देना पड़ेगा। तो आम व्यापारी जो है इससे मानसिक रूप से बहुत ही प्रताड़ित होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति जब कोई छोटा सा व्यवसाय करता है, बड़ा सा व्यवसाय करता है, तो उसके लिए इतनी मेहनत करता है कि अपना सब कुछ दांव पे लगा के मेहनत करता है। ऐसी स्थिति में अगर उसका इस तरह से मानसिक उत्पीड़न हो तो ये गलत था और मैंने इस बारे में आवाज़ उठाई। शायद बाराबंकी जनपद में सर्वप्रथम जीएसटी छापों के विरुद्ध ये मेरी पहली आवाज़ थी। यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि मैंने सरकार की जीएसटी की कोई किसी व्यवस्था का विरोध नहीं किया। मैंने केवल इस बात का विरोध किया कि पहले व्यापारियों को जागरूक करिए, जीएसटी है क्या उसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। उसके बाद में एक अभियान चलाइए, जागरूकता कैंप लगाइए, जगह जगह व्यापारियों को बुलाइए। केवल अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दे देने से ऐसा जो है व्यापारी तक वो बात पूरी नहीं पहुंचती। और इस स्थिति का लाभ जो है कई बेईमान व भ्रष्ट टाइप के अधिकारी भी उठाते हैं और ऐसे में व्यापारी भी प्रताड़ित होते हैं। तो राजू भैया जी, क्या व्यापारी जो है, जैसे आप व्यापारियों की आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ बन रहे हैं, तो क्या व्यापारी इसलिए आपको वोट देगा? देखिए, मैं जब कोई काम करता हूं तो मैं ये बात ध्यान नहीं रखता कि कौन मुझको वोट देगा, कौन मुझको वोट नहीं देगा। 25 अक्टूबर 1993 में एक व्यापारी के लिए, उसके स्वाभिमान के लिए जब मैंने अपने मतलब मान के चलिए विरोध के कदम उठाए थे, तो उस समय मुझे नहीं मालूम था कि मेरे ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज हो जाएंगे और मुझे 17 साल तक मुकदमा लड़ना पड़ा। उसमें भी बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ था और शायद हैदरगढ़ में भी वैसा आंदोलन नहीं हुआ। आपको मैं जान के बता दूं, उसे बोलते हैं जीप कांड। जीप कांड का एक ऐसा आंदोलन था जो कि व्यापारियों की अस्मिता के लिए था। तो मैंने उसमें काफ़ी दिन तक मैंने उसको झेला, मुकदमा भी झेला। तो मैंने ये सोच के नहीं किया था कि व्यापारी मुझको जो है वो देश का प्रधानमंत्री बना देंगे। भाई व्यापारी हैं, मेरे हैदरगढ़ क्षेत्र के हैं, तो मैं उनके स्वाभिमान के लिए मैं लड़ रहा हूँ और व्यापारियों का प्यार मिलता है। व्यापारी मेरे घर के भाई हैं, परिवार। ये थोड़ा सा जनता जो नहीं जानती है वो ये जानना चाह रही है और हम भी ये जानना चाह रहे हैं कि आप कौन सी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, और अगर टिकट देती है पार्टी तब नहीं देती है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, मैं शुरू से भारतीय जनता पार्टी से टच रहा हूँ और पदयात्री कार सेवक भी रहा हूँ। अयोध्या पैदल गया हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का आज मंदिर बन रहा है। ये पूरे सनातन धर्मियों के लिए गौरव का विषय है, सम्मान का विषय है। और मुझे ये बहुत ही बड़ा ये मान के चलिए गर्व है कि मैं उस आंदोलन का एक हिस्सा बना और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के इस आंदोलन में मुझे कम से कम 15-16 लाठियों का प्रसाद भी मिला। तो जाहिर सी बात है कि
मेरा झुकाव शुरू से भारतीय जनता पार्टी की ओर रहा। जब माननीय राजनाथ सिंह जी हैदरगढ़ से चुनाव लड़े तो मैं उनका मीडिया कोऑर्डिनेटर भी रहा, बड़े बड़े नेताओं को संचालन किया, तो जाहिर सी बात झुकाव तो भाजपा की। यहाँ पर जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, हमने उसको देखा है कि बहुत से लोग दावेदारी कर रहे हैं, होड़ लगी हुई है। कोई विधायक करीबी बता रहा है, कोई सांसद करीबी बता रहा है, कोई प्रदेश में बहुत अच्छी पैच बता रहा है। तो आपकी जो पैच है वो कहाँ से है? मेरी पैच हैदरगढ़ की जनता में है और शायद मेरी बेबाकी है कि मेरे बारे में एक बात और मशहूर है, मेरे कई मित्र मुझको कहते हैं कि राजू भैया अप्रिय सत्य ना बोला करिए, राजनीति में अप्रिय सत्य नहीं बोला जाता, इससे आप घाटा उठा जाते हैं। लेकिन मैं जो बात होती है मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ और मैं किसी का खास नहीं, मैं जनता का खास हूँ, मैं जनता के लिए काम करूँगा। अभी तक तो अगर बीते कई चुनावों को देखा जाए तो कई मठाधीशों के थोपे हुए प्रत्याशी जनता के बीच में आए हैं और मेरे बारे में ये भी है कि लगभग जो है वो जो तथाकथित मठाधीश हैं वो ये जानते हैं कि अगर राजू भैया हैदरगढ़ के चेयरमैन होंगे तो चेयरमैन ही राजू भैया करेंगे। मेरे घर का व्यक्ति भी उसमें जो है इंटरफेयर करने के लिए वो मतलब जो है वो मतलब स्वतंत्र नहीं है। जैसे हमने देखा है कि यहाँ हैदरगढ़ में जो गवाई प्रथा है, यानी गांव के लोग आए, चेयरमैन बने और अपना जो भी विकास किया नहीं किए, फिर उसके बाद जो है फिर दावेदारी कर रहे हैं कि हम यहाँ से चुनाव जीतेंगे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हैदरगढ़ की जो सुंदरता है वो हैदरगढ़ के ग्रामीण जनों से, हैदरगढ़ के बाहर से आने वाले, हैदरगढ़ क्षेत्र से आने वाले लोगों से बनती है। हैदरगढ़ नगर के नागरिक जो हैं वो आप मान के चलिए उनका बाहर से आने वाले लोगों का वो बिल्कुल हृदय से सम्मान करते हैं और हैदरगढ़ के नागरिकों का भी जो हमारे ग्रामीण अंचल के भाई हैं वो भी बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है बीते दो पंचवर्षीय योजनाओं का, तो हैदरगढ़ में ऐसे लोग आए जो चेयरमैन बने जिनको कि हैदरगढ़ की मिट्टी की सुगंध क्या है, हैदरगढ़ नगर की संस्कृति क्या, उससे वो परिचित नहीं थे। वही स्थिति बनी कि पार्टी के नाम पर लोग आए और यहाँ चुनाव लड़े, लेकिन उसके बाद में जनता का ध्यान देने वाला कोई नहीं था और हैदरगढ़ के लोग अपने भाग्य पे आंसू बहाते रहे। तो हैदरगढ़ में जो व्यक्ति जन्मा होगा, जो हैदरगढ़ के लोगों को, हैदरगढ़ की संस्कृति के बारे में जानता होगा, जो यहाँ पर जानता होगा कि यहाँ के भरतू चाचा कौन है जो सांप पकड़ते थे, यहाँ के अयोध्या चाचा है कौन है जो बांसुरी बजाते थे, यहाँ के किशोर चाचा कौन है जो पूरी तरीके से एकदम समा बांध देते थे सांस्कृतिक सिस्टम का, यहाँ पर अन्य श्री महादेव त्रिपाठी जी जिन्होंने संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, ऐसे तमाम लोग हैदरगढ़ नगर के हैं। वो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हुए नजर आते हैं, चाहे वो दशहरा मेला हो या फिर जो पैदल यात्राएं निकलती है उसको लेकर हो, और दुर्गा पूजा भी हो गई। इसके अलावा हमने देखा है कि आप गाना बहुत अच्छे गाते हैं और उसके माध्यम से समाज को सुधार का काम करते हैं। कुछ जो है दर्शकों को बताना चाहिए। एक बात मैं कहना चाहूँगा सरवन जी इस बात के लिए कि अगर मैं हैदरगढ़ के सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल रहता हूँ, अगर दुर्गा पूजा में शामिल रहता हूँ, 27 साल से केंद्रीय अध्यक्ष हूँ, और अगर कांवर में जाता हूँ तो कांवर का भी मैं पूरी तरीके से देखभाल करता हूँ अपने साथियों के साथ। घनश्याम जी हैं, तमाम डब्बू अवस्थी जी हैं, अन्य तमाम जो लोग हैं, राधे श्याम जी वगैरह हैं, सारे लोग हैं, पिंटू भैया हैं, गुड्डू भैया हैं, सारे लोग हैं, उनके साथ अगर मैं उसका वो करता हूँ तो जाहिर सी बात है ये भोलेनाथ बाबा की माता रानी कृपा है। और बाबा श्री लालता दास जी महाराज जो प्रेमदास जी की कुटिया है, वहाँ भी 10 दिन का जो श्री रामचरित मानस सम्मेलन होता है, वहाँ भी मैं पूरा मैं अपना समय देता हूँ। तो ये तो खैर प्रारब्ध है मेरा कि मुझे संतों का आशीर्वाद मिलता है, मुझे दुर्गा माता जी के भक्तों का सानिध्य मिलता है, मुझे बाबा भोलेनाथ और दानी के भक्तों का सानिध्य मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजू अवस्थी जी, राजू भैया जी, प्यार से भैया कहते हैं। अच्छा, ये भैया कैसे शब्द पड़ गया? ये बात जो है 1990-91 की है। अयोध्या के लोकुश धाम के महंत श्री बाबा जय जय रामदास जी महाराज आए हुए थे। रौली में एक कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम था राजकुमार शुक्ला जी के यहाँ और विजय शुक्ला जी के यहाँ संत सम्मेलन था, और वहाँ मैं कम उम्र थी, मैं वहाँ जाके मैंने भाषण किया था। तो मेरे भाषण से इतना प्रभावित हुए थे महंत जी श्री जय जय रामदास जी महाराज, तो उन्होंने कहा कि एक तो संघ में है राजेंद्र सिंह रज्जू भैया और एक हैदरगढ़ में ये जो बोलता है ये तो राजू नहीं, ये रज्जू भैया है। तभी से मैं कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया हो गया, और राजू भैया के नाम से आज पूरा जनपद, कई जनपद लोग मुझे जानते हैं। ये मुझे गौरवान्वित करता है। तो आप समझ सकते हैं, और आपने देखा कि जो कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया हैं, जो हैदरगढ़ के मूल निवासी हैं, और हैदरगढ़ जो ये चेयरमैन पद है, अध्यक्ष पद है, उस पर मजबूत दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन
अभी तक भाजपा की तरफ से प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा-सा जो संदेह वाली बात है और टिकट वाली बात जो चल रही है उसको लेकर जो है कुछ न कुछ सवाल ज़रूर जो वोटर है उनके दिमाग में चल रहा है। लेकिन अब ऐसे में ये देखना बड़ी बात है कि कृष्ण कुमार द्विवेदी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है या फिर नहीं देती है, और अगर नहीं देती है तो कृष्ण कुमार द्विवेदी उर्फ राजू भैया कैसे चुनाव लड़ते हैं और आगे की रणनीति क्या होती है।